तो हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अर्पित एकेडमी में। आज हमारा हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला अल्फ़ाबेट है। ये टॉपिक ज़्यादातर बच्चों हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी लैंग्वेज आती है उसमें सभी में ये टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो चलिए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। और मैंने इस टॉपिक में बच्चों ज़्यादातर एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ें ही ली हैं। परिभाषाएं वगैरह मैंने नहीं ली हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कभी भी एग्ज़ाम में परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं। तो इसमें आपको केवल वही कंटेंट मिलेगा जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो बच्चों, वर्णमाला वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये सभी को पता है। इसी को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। वर्णमाला को हमने दो भागों में बांटा है। उसको अध्ययन करने के लिए, वर्णमाला का अध्ययन करने के लिए हम इसको दो भागों पर बांटते हैं। कौन कौन से? स्वर यानी वोवेल्स, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। तो इस चैप्टर को बच्चों हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। ये आज की पहली वीडियो है जिसमें हम स्वर यानी वोवेल्स को पूरी तरह से पढ़ लेंगे, और अगली वीडियो में हम लोग व्यंजन को पूरी तरह से पढ़ लेंगे, जिससे हमारा ये पूरा वर्णमाला का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और आज बच्चों मैं स्वर से संबंधित आपको इसके वर्गीकरण के विभाजन में, जिसको याद करने के लिए बच्चों को बहुत परेशान होना पड़ता है, वो चीज़ें याद नहीं होती हैं। अंत तक यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो इसकी मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताऊंगा, जिसमें किसी भी बच्चे को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं अपने स्वर वोवेल्स की ओर। तो सबसे पहले बच्चों स्वर के हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। स्वर के प्रकार, स्वर को दो प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। एक तो उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, और दूसरा लेखन के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, उच्चारण के आधार पर स्वर को 10 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ। लेखन के आधार पर 13 प्रकार से बांटा गया है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंग और आह। ये अंग और आह बच्चों अयोगवाय है, जिनको हम उच्चारण में काउंट नहीं करते हैं। और ये री रिसीव का भी है, इसको भी नहीं काउंट करते हैं। तो ये 3 वोवेल हमारे एक्स्ट्रा आ जाते हैं। चलिए चलते हैं आगे। तो बच्चों, मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा जाता है। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो बच्चों, हास्य स्वर क्या है? जिसमें बड़ी मात्रा आए ही ना, जो छोटी मात्राओं से बने हुए स्वर हों। हास्य से ही लग रहा है कि कम स्वर हों। तो हास्य स्वर में आप देख सकते हैं छोटा, छोटी और छोटा ऊ आता है। दीर्घ स्वर में जिसमें सभी बड़ी मात्राएं लगें, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, आ। ये हमारे बच्चों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ए, आए, ओ, औ, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि ये छोटे और बड़े स्वरों से मिलकर बने हुए होते हैं। अगला है प्लुत स्वर। इसमें स्वर का उच्चारण जब बहुत देर तक किया जाए, जैसे आप देख सकते हैं, हम लोग कहते हैं ना राम, इसमें हमने बहुत देर से तक बोला राम को, इसलिए ये प्लुत स्वर में आ जाएगा। दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय जिन स्वर में लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले वर्गीकरण की ओर।
अगला वर्गीकरण हमारा बच्चों है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर में छोटी, बड़ी ए आए आते हैं। मध्य स्वर में छोटा आ आता है। पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और आ आता है। इसको याद करने के लिए बच्चों सभी लोगों को बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है, साधारण तरीके से याद नहीं होता है। तो इसकी मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ। ट्रिक है जैसे हम लोग अपने मोबाइल का पैटर्न लॉक खोलते हैं, उसी के आधार पर ट्रिक है। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। ट्रिक है बच्चों ये हमारी, ये देखिए आपको कुछ आपके मोबाइल पैटर्न लॉक की जैसे ही दिख रहा होगा। हमने इसको 3 भागों में बांटा था, अग्र, मध्य, पश्च। तो हमने इसकी 3 लाइन ही खोल ली। अग्र को मैंने ए से प्रदर्शित कर दिया, मध्य को मैंने एम से प्रदर्शित कर दिया, पश्च को मैंने पी से प्रदर्शित कर दिया। 3 भागों में बांटा था तो मैंने 3 लाइन खींच दी, देख सकते हैं आप। अब आपको क्या करना है, जैसे देखिए मैंने छोटा कहाँ से प्रारंभ किया, बीच वाली से। तो आप देख सकते हैं बीच वाले में मैंने एक गोला खींचा और छोटा से ही वर्णमाला शुरू होती है ना, ये तो सभी को पता होगा सीक्वेंस वाइज। तो छोटा, फिर देखिए बड़ा कहाँ है, नीचे, तो बड़ा, फिर छोटी कहाँ है, ऊपर, तो छोटी, फिर बड़ी उसके आगे, तो ये देखते हैं बड़ी, फिर छोटा ऊ नीचे है तो नीचे चले आएंगे, फिर बड़ा ऊ उसके बगल में है, फिर ए कहाँ है, ए फिर बच्चों सबसे ऊपर वाली लाइन में है, देख सकते हैं आप। फिर ए क्या है, ए कहाँ है, उसके आगे वाले में, फिर ओ नीचे वाले में, आओ और आ। ये पैटर्न यदि आप 3 से 4 बार बना लेते हैं, या रफ में कई 2 3 4 भी बार ही बना लेंगे, तो ये स्वरों का वर्गीकरण आपको कभी नहीं भूलेगा, ये मेरा दावा है। चलिए चलते हैं अगले विभाजन की ओर। तो बच्चों अगला विभाजन है मुख्य द्वार खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, देख सकते हैं। विवृत यानी ओपन, अर्धविवृत यानी हाफ ओपन, अर्धसमृत यानी हाफ क्लोज, समृत यानी क्लोज। इसमें आप देख सकते हैं सभी को अपने अपने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। अब ये भी बच्चों बड़ी ही टिपिकल चीज़ है जिसको याद करना हर स्वर को कि कौन किस कैटेगरी में आता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसको याद करने के लिए फिर से हम एक पैटर्न याद कर लेंगे। केवल 2 ही पैटर्न आपको पूरी वर्णमाला में याद करना है, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। यदि आप इसको 3 से 4 बार अपनी रफ कॉपी में बना लेंगे तो ये आपकी हमेशा की समस्या पूरी तरह ही समाप्त हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं पैटर्न की ओर। ऊपर वाले में हमने 3 विभाजन थे तो 3 लाइन खींची थी। यहाँ पर हमारे 4 प्रकार के हैं तो हमने 4 लाइनें खींच ली हैं, देख सकते हैं आप। तो इसमें देखेंगे छोटा कहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरी लाइन से। आप देख सकते हैं बी वाले से शुरू हो रहा है छोटा, तो हमने बी वाले में पहला बिंदु बना दिया। फिर बड़ा सबसे ऊपर वाली में, देख सकते हैं। फिर छोटी, ये देखिए छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सबसे नीचे वाली लाइन में। तो हम नीचे आए और हमने एक बिंदी कर दी, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, देख सकते हैं। अब बड़ा ऊ के बाद क्या आता है, ए कहाँ मिलेगा आपको, उसके ऊपर वाली लाइन में। आई कहाँ मिलेगा आपको, उसके ऊपर वाली लाइन में। फिर ओ के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, आओ के लिए फिर ऊपर जाना पड़ेगा, और फिर आ। तो ये पैटर्न हमारा बन गया। तो ये बच्चों हमारी बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ये 2 पैटर्न यदि आपने 3 से 4 बार अपनी कॉपी में बना लिए तो आपको कभी भी ज़िंदगी में आगे ये विवृत, अर्धविवृत या फिर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि ये ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले विभाजन की ओर।
अगला विभाजन है हमारा ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये दो प्रकार के होते हैं, आवर्तमुखी, व्रतमुखी। इनको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं जाती है, क्योंकि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह गोल बन जाए तो वो व्रतमुखी है, और जिसमें गोल ना बने वो आवर्तमुखी है। आप बोल कर देख सकते हैं। जैसे पहले व्रतमुखी को देखते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसमें देख सकते हैं आपका जो मुंह है, जो होंठ हैं, वो गोल हो रहे होंगे, ओ आओ आ। लेकिन आप ये जब ऊपर के पढ़ेंगे, छोटा आ, बड़ा आ, तो इसमें आपका मुंह पूरा खुला रहता है। इसमें आपका जो होंठ हैं वो गोल नहीं होते हैं। तो ये तो आप साधारणतः बोलकर ही पता कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले विभाजन की ओर। अगला विभाजन है हमारा हवा के नाक एवं मुंह से निकलने के आधार पर, कि हवा कब नाक से निकलेगी, कब मुंह से निकलेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे। इसको बच्चों दो प्रकार से बांटा गया है। निरनुनासिक, जिसको हम मौखिक स्वर भी कहते हैं। अनुनासिक, जिसको हम, अनुनासिक का कोई अन्य नाम नहीं है, केवल अनुनासिक ही है। तो इसका मतलब क्या है, निरअनुनासिक किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकले, नाक से नहीं निकले। इसमें लिखा है ना, नी अनुना, मतलब नी अनुनासिक का मतलब है कि नाक से ना निकले। ठीक है, केवल मौखिक। मौखिक में क्या होता है, केवल मुंह से बोलने वाला। तो देख सकते हैं आप, छोटा, बड़ा, छोटी। और अनुनासिक, अनुनासिक उसे कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण नाक के साथ साथ मुंह से भी निकले, यानी कि हवा नाक से भी निकले और मुंह से भी निकले। तो इसमें जितने भी चंद्र बिंदु वाले वर्ण हैं, तो ये सब अनुनासिक में आ जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले विभाजन की ओर। अगला विभाजन है हमारा घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के घोष होते हैं, सघोष या अघोष। ठीक है, तो ये सही है बच्चों कि सभी स्वर हमारे सघोष में आते हैं, अघोष में कोई आता ही नहीं। ठीक है, तो इसमें याद करने की समस्या ही नहीं है। सभी स्वरों को हमें सघोष में रख लेना है। चलिए कुछ उच्चारण स्थान है हम लोग समझते हैं। उच्चारण स्थान में कंठ में, कंठ से बोले जाने वाले स्वर कौन से हैं? छोटा, बड़ा, अंग। इसे कैसे याद रखेंगे, इसको भी आप प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, जैसे आप बोल के देखें, छोटा आ, बड़ा आ, अंग। ये छोटा बड़ा हटा दीजिए, केवल आ अंग बोलिए। तो इसमें कहीं पर भी आपकी जीभ का प्रयोग नहीं हो रहा है, केवल सीधे गले से आवाज़ निकल आ रही है और मुंह से निकल रही है। आप बोल कर देख सकते हैं, आ अंग। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप कंठ को साधारण से देख सकते हैं, बोलकर ही देख सकते हैं। तालु, तालु से कौन कौन निकलते हैं? छोटी, बड़ी। तो तालु किसे कहते हैं? तालु है हमारे मुंह के भीतर की जो ऊपरी छत है, उसका पिछला भाग तालु है। तो छोटी ई, बड़ी ई तालु से ही बोले जाते हैं। मूर्धा री ऋषि है। मूर्धा से बोलने वाले वर्ण स्वर कौन सा है? री ऋषि का है। क्योंकि जब री बोलते हैं तो आप देखते होंगे कि आपकी जो जीभ है वो मसूड़ों के पीछे वाला जो स्थान है उसको मूर्धा कहते हैं। तो मूर्धा में टच हो रही है री, जैसे दांत के ऊपर मूर्धा आ रही है ना, मसूड़ों के जस्ट पीछे वाले स्थान को मूर्धा कहते हैं। लास्ट दो उच्चारण स्थान बचे हैं, कंठ और ओष्ठ। इसमें कंठ का भी प्रयोग होता है, ओष्ठ का भी होता है। तो जिसमें भी बच्चों कंठ का प्रयोग होता है ना, उसमें कभी भी जीभ का प्रयोग नहीं होता। देख सकते हैं, ओ आओ आ। जैसे छोटा बड़ा अंग था तो वैसे ही ये है, लेकिन छोटा बड़ा अंग में ना तो जीभ का प्रयोग हो रहा था, ना तो ओष्ठ का प्रयोग हो रहा था, होंठों का प्रयोग हो रहा था। लेकिन आप ओ आओ आ में देखेंगे कि जीभ का तो प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन होंठों का प्रयोग हो रहा है। होंठों का प्रयोग कैसे हो रहा है, आप बोल के देख लीजिए, ओ आओ आ। जब तक आप होंठों का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये वर्ण, ये स्वर नहीं निकलेंगे। इसलिए इसमें कंठ और ओष्ठ का हो गया।
कंठ कभी भी आ जाए तो उसमें आप सीधे बोल के देखेंगे तो आपको जीभ बिल्कुल नहीं प्रयोग करेंगे तो भी वो स्वर साधारण से निकल सकेंगे। अगला लास्ट बचता है ऊष्ठ। इसमें छोटा ऊ बड़ा ऊ केवल बाहर से ही आवाज़ निकल रही है, इसमें गले से आवाज़ नहीं आ रही है। देख सकते हैं बोलकर छोटा ऊ बड़ा ऊ केवल होंठों का प्रयोग हो रहा है। तो यदि ये ट्रिक और इस पूरे कंटेंट का विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो और ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।